गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ऐसा है, पिछले क्लास में हमने माइनर के एग्रीमेंट के बारे में डिस्कशन किया था। सो माइनर का एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होता है। इसमें रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट नहीं होता। जनरल रूल है, रेस्टिट्यूशन नहीं होता। इसके अलावा बाकी की भी चीजें हमने देखे थे, जो फीचर्स हैं, जैसे रूल ऑफ एस्टॉपल नहीं लगता, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा, रेटिफिकेशन नहीं हो सकता। तो ऐसे कर करके हमने पूरा माइनर के एग्रीमेंट के बारे में डिस्कशन कर लिए थे। अब हम बढ़ेंगे अगले टाइप ऑफ इनकेपेबल पर्सन के तरफ। सो हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कौन कौन से व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए काबिल नहीं है। पहला हमने देखा माइनर। माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। उसी प्रकार से दूसरा व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसको हम बोलते हैं अनसाउंड माइंड का व्यक्ति। अनसाउंड माइंड, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब अनसाउंड माइंड का क्या मतलब होता है? अनसाउंड माइंड का मतलब होता है एक व्यक्ति जिसका दिमाग आवाज नहीं करता। अनसाउंड। सो अनसाउंड का क्या मतलब है? जैसे समझो मैं आपको कुछ बेच रहा हूं। समझो मैं आपको एक ये मोबाइल कवर बेच रहा हूं। ये मोबाइल कवर मैं आपको पूछता हूं, क्या आप ये खरीदेंगे 10,000 रुपए में? 10,000 रुपए का मोबाइल कवर। सो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग आवाज कर रहा है, आपके दिमाग ने आपको सतर्क किया। वो बोलता नहीं 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 नहीं, कुछ तो भी गड़बड़ है। सो यहाँ पे आपका जो माइंड है ये आपको सतर्क करता है। आप साउंड माइंड के हो। वहीं समझो किसी एक व्यक्ति को मैं पूछता हूँ कि भाई ये खरीदेगा क्या? मोबाइल कवर है, 50,000 में, 50,000, सिर्फ 50,000। वो बोलता है हाँ सर खरीदता। अब वो खरीदने को तैयार है। सो ऐसे केसेस में उसका दिमाग उसको सतर्क नहीं करता। ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, उसका दिमाग आवाज नहीं करता। तो ऐसा, ये तो समझाने के लिए एग्जाम्पल है। तो साउंड अनसाउंड मीन्स इन सिंपल टर्म्स, साउंड माइंड का व्यक्ति वो है जिसको अपना भला बुरा समझता है, जिसको समझता है कि ये जो मैं कर रहा हूं ये मेरे फायदे के लिए है या नुकसान के लिए है। वो है साउंड माइंड का व्यक्ति। अनसाउंड माइंड यानी वो व्यक्ति जिसको अपना भला बुरा नहीं समझता। सो एक ऐसा व्यक्ति जिसको समझ में नहीं आता कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है क्या उससे उसको फायदा होगा या नुकसान होगा। ही इज सेड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड। सो साउंड माइंड का है या अनसाउंड माइंड का है? सो साउंड माइंड है या अनसाउंड माइंड है, इसका मतलब ये है, साउंड माइंड मीन्स एक रैशनल व्यक्ति, जिसको आप इकोनॉमिक्स में रैशनल व्यक्ति पढ़ते हैं। एक प्रूडेंट व्यक्ति, जिसको आप अकाउंट्स में प्रूडेंट व्यक्ति बोलते हैं, प्रूडेंस। और उसी को हम यहाँ पे बोलते हैं साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपना भला बुरा समझता है, वो क्या करने जा रहा है उसको पता है, और वो पूरे डिसीजंस ले सकता है। और अनसाउंड माइंड यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको समझता नहीं वो क्या कर रहा है, यानी सीधा सीधा एक पागल व्यक्ति, जिसको समझ में नहीं आता वो क्या करने जा रहा है, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीजें उसको समझ में नहीं आती। सो ये तो हो गई आम डेफिनेशन। लेकिन एक्चुअल में क्या डिफाइन किया है? तो साउंड माइंड या अनसाउंड माइंड को डिफाइन किया गया है। अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कौन है ये बताया गया है। एज पर सेक्शन 11 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इट इज नेसेसरी दैट ईच पार्टी टू इट मस्ट हैव अ साउंड माइंड। मतलब साउंड माइंड यानी क्या, ये भी डिफाइन किया है। सेक्शन 12 डिफाइन करता है। सेक्शंस याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बट सेक्शन नंबर 12 डिफाइन करता है। सेक्शन 12 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस द टर्म साउंड माइंड एज फॉलोज। साउंड माइंड कब बोलेंगे हम, वो चीज बताई गई है। सो अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो एक व्यक्ति को हम बोलेंगे ये साउंड माइंड का है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, अगर इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, जब वो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। वो इसको समझ सकता है, वो जो करने जा रहा है उसको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। सो ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट। वो एक जजमेंट ले सकता है, वो एक डिसीजन ले सकता है एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट, कि क्या ये मेरे हित में है या नहीं है, क्या ये मेरे बेनिफिट का है या नहीं है, ये इसके ऊपर डिसीजन ले सकता है। सो फॉर द पर्पज ऑफ entering into a contract, a person is said to be of a sound mind if
एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, ये वर्ड्स पे जोर देना है। एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस वक्त उसका साउंड माइंड का होना अनिवार्य है। उस वक्त उसको समझ में आना चाहिए वो क्या कर रहा है। ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट एंड ही शुड बी एबल टू फॉर्म अ ओपिनियन, जजमेंट। वो एक रैशनल जजमेंट ले सकता है एज टू इट्स इफेक्ट ऑन हिज इंटरेस्ट, कि क्या ये मेरे फायदे का होगा या नुकसान का होगा। उसको हम बोलते हैं साउंड माइंड का। सो इस डेफिनेशन के हिसाब से मैंने जैसा बताया, एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, तो क्या ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो कभी कभी साउंड माइंड का होता है, कभी अनसाउंड माइंड का होता है? द आंसर इज यस। ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो व्यक्ति कभी साउंड माइंड का है, कभी अनसाउंड माइंड का है। जैसे कि ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक कौन होता है? ल्यूनेटिक एक ऐसा व्यक्ति है जिसको चांद को देख के दौरे आते हैं, यानी पागल है, जिसको दौरे आते हैं। सो ऐसे व्यक्ति को हम लूनेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो लूनेटिक जो चांद के हिसाब से अपना व्यवहार बदलता है। तो आपने सुना होगा ना, आपके जो दादाजी नाना जी वगैरह है, ये लोग बोलते हैं कि बेटा अमावस्या पूर्णिमा को बाहर मत जा। दौरे आते हैं उसमें इंसानों को, सबको ही आते हैं, लेकिन इनको ज्यादा आते हैं, ये थोड़े मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। तो इसके पीछे भी रीजन है, तो ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा, लेकिन ये एक्चुअल में है। सो ये इसीलिए तो ल्यूनेटिक बोलते हैं ना, लूनार, लूनार से रिलेटेड है। लूनार मीन्स चांद। सो लूनेटिक, लूनेटिक मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जिसको चांद को देख के दौरे आते हैं। ठीक है, सो लूनेटिक मीन्स, क्योंकि देखो इंसान की बॉडी है ना, वो पानी से बनी है, बहुत बहुत हद तक उसमें पानी है। और जब चांद पूरा होता है तो उसकी ग्रेविटी खींचती है। आपने देखा होगा समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, हाई टाइड्स आते हैं उस टाइम पे। सो क्यों आते हैं? क्योंकि पानी को खींचती है ग्रेविटी। वैसे इंसान के अंदर भी पानी है, और इंसान के अंदर भी फिर उथल पुथल होना चालू होती है, और इसीलिए चांद को देख के उनको दौरे आते हैं। सो ऐसे लोग जो ल्यूनेटिक प्रवृत्ति के हैं, ये लोगों को दौरे आते हैं रेगुलर टाइम पे। ये दौरे पे ही रहते हैं जनरली। जब चांद पूरा है तब भी दौरे पे रहेंगे, एकदम वायलेंट हो जाएंगे। उसके अलावा जब चांद नहीं है तो भी एकदम ऐसे कुछ तो भी हरकतें करते रहेंगे, तो वहां पे भी दौरे पे रहेंगे। वो लोग तब नॉर्मल होते हैं जब आधा है चंद्रमा, रात आधी, यानी जब हाफ मून रहता है, तब उस टाइम पे वो नॉर्मल रहते हैं। थोड़ा तो भी कभी कभी नॉर्मल आ जाते हैं वो लोग। सो ऐसे लोग जो जनरली अनसाउंड माइंड के होते हैं, ल्यूनेटिक प्रवृत्ति के लोग, पर कभी कभी वो नॉर्मल हो जाते हैं, तो क्या ये उस वक्त पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब ये नॉर्मल है? द आंसर इज यस। वो लोग उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब वो नॉर्मल है। ठीक है, सो जब वो नॉर्मल होते हैं इसको हम बोलते हैं लूसिड इंटरवल। ल्यूसिड इंटरवल। ठीक है, ल्यूसिड इंटरवल मीन्स जब वो नॉर्मल है। ठीक है, सो कभी कभी नॉर्मल होते हैं, वो जनरली दौरे पे होते हैं, कभी कभी नॉर्मल हो जाते हैं। सो ऐसे लोगों की बात हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, therefore the person entering into contract must be a person who understands what he is doing and is able to form a rational judgment as to what he is about to do is to interest or not। और इसीलिए सेक्शन 12 आगे ये भी बोलता है, एक पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, यूजुअली अनसाउंड होता है, जनरली अनसाउंड होता है, बट ऑकेजनली ऑफ साउंड माइंड। ऑकेजनली, ऑकेजनली का मतलब होता है कभी कभी। जैसे मैं आपको पूछता हूं कि आप ड्रिंक करते हैं, क्या आप स्मोक करते हैं, आप बोलते हैं ऑकेजनली, कभी कभी चल जाता है। सो इसको हम बोलते हैं ऑकेजनली, यानी कभी कभी। सो अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, जो जनरली दौरे पे होता है, लेकिन बट ऑकेजनली, कभी कभी, ही इज ऑफ साउंड माइंड, वो नॉर्मल हो जाता है, मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, ये उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, जब वो साउंड माइंड का है। ठीक है, जब वो नॉर्मल है उस वक्त अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। दस अ पेशेंट इन ल्यूनेटिक एस्लम, एस्लम मीन्स शेल्टर, ल्यूनेटिक प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है, हु इज एट इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड, ये जो इंटरवल है ना जब वो साउंड माइंड का होता है, इसी को हम बोलते हैं लूसिड इंटरवल्स। ठीक है, जब वो नॉर्मल है। ठीक है, तो ध्यान रखो, लूसिड इंटरवल डज नॉट मीन जब वो अब नॉर्मल है। लूसिड इंटरवल मीन्स व्हेन ही इज नॉर्मल। सो thus a patient in lunatic asylum who is at intervals of sound mind may contract during those interval। सो वो व्यक्ति जो ल्यूनेटिक प्रवृत्ति का है, जब नॉर्मल हुआ
उस वक्त अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये पूरी तरह से वैलिड होगा। फिर आपको लग रहा होगा सर वो फिर से अगर पागल हो गया तो वो तो होना ही है, फिर से वो पागल हो गया, फिर से दौरे पे चला गया, तो ऐसे केस में अब क्या होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा किया जाएगा, ठीक है, उसके जो घर वाले हैं, जो नेक्स्ट फ्रेंड्स है, वो लोग पूरा करेंगे। यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं बोलते हम, तो यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेंड वगैरह जो होता है वो पूरा करता है, ठीक है। ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं आप, ठीक है। सो इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो पूरा करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को। देन सर क्या ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो जनरली नॉर्मल होते हैं और कभी-कभी दौरे पे होते हैं? यस, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो जनरली नॉर्मल है, यूजुअली साउंड माइंड के होते हैं, हमेशा नॉर्मल होते हैं, पर कभी-कभी वो ऐसे हो जाते हैं जो उनको समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि पी के पड़े, तो पी के पड़े, जिसने पी लिया है बहुत सारा, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया उसने, और अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। पीने के बाद वो बोलता है भाई गाड़ी तो तेरा भाई चलाएगा। तो ऐसे लोग, जो लोग पी के नशे में हैं, ऐसे लोग क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? द आंसर इज नो, एट दैट टाइम दे कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि आपका सेक्शन क्या बोलता है? सेक्शन 12 स्पेसिफिकली बोलता है दैट एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, at the time when he is entering into a contract, he should be capable of understanding it and forming a rational judgment. तो जजमेंट ले सकता है वो और समझ सकता है एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे केसेस में वो साउंड माइंड का है। अब अगर एक व्यक्ति है जो दिन भर बहुत मेहनत करता है, बहुत अच्छे से काम करता है, और शाम को वो पी के पड़ा रहता है, उसको फिर कुछ नहीं समझ में आता। उसको अगर अपन बोले भाई हो गया क्या, घर चलते हैं, तो बोलते हैं हाँ गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो पी के पड़े, अब कुछ समझ नहीं रहा, उनसे उस वक्त आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब वो पी के पड़े हैं, ठीक है, जब वो इसमें है, नशे में है, तो उस वक्त आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो ऐसे लोग जो जनरली नॉर्मल होते हैं, ऐसे लोग पाए जाते हैं दुनिया में, ऐसे लोग भी हैं जो दिन भर बहुत काम करेंगे, बहुत अच्छे से काम करते हैं। जैसे आप जब प्रोफेशन में आएंगे, आप खुद अगर प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो बहुत बड़ा बिल्डर है, वो दिन भर बहुत मेहनत करता है, बहुत काम करता है, और कभी भी उसको 8 बजे के बाद फोन मत करना। 8 बजे के बाद फोन करे तो उसको समझ में नहीं आता, हाँ साहब, हाँ, ऐसे ऐसी बातें करता है वो। सो ऐसा व्यक्ति जो दिन भर नॉर्मल रहता है लेकिन कभी कभी वो अनसाउंड हो जाता है, आप उस वक्त उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते जब वो अनसाउंड माइंड है, ठीक है। तो वही चीज बताई गई है, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, जनरली नॉर्मल है, बट ऑकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, कभी कभी अनसाउंड हो जाता है। कई बार ये बीमारी की वजह से भी हो सकता है उसको कोई बीमारी हो गई, बुखार आ गया इतना कि अब उसको कुछ समझ नहीं रहा। कभी कभी होता है, इतना बुखार हो जाता है कि हम होश में नहीं होते। सो ऐसा कुछ हो गया उसके साथ, हु इज ऑकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड may not make a contract when he is of unsound mind. So he may not make a contract when he is of unsound mind. ठीक है, तो जब अनसाउंड माइंड का है उस वक्त उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। दस अ सेन मैन मीन्स एक भला मानुस, जो सही है, जो एक नॉर्मल व्यक्ति है, हु इज डिलीरियस फ्रॉम फीवर, जो बुखार के कारण सोच समझ नहीं पा रहा, और हु इज सो ड्रंक, इतना पी लिया, दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स ही नहीं समझ पाता है, और फॉर्म अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट ऑन हिज इंटरेस्ट, या फिर वो उसका जजमेंट नहीं ले पा रहा कि ये मेरे फायदे का है या नहीं है। सो ऐसे केस में ही कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट वाइल सच डिलिरम और ड्रंकननेस लास्ट, जब तक उसको नशा है, जब तक वो बीमार है और उसको समझ में नहीं आ रही है चीजें, उस वक्त आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो एक ऐसा व्यक्ति जो नॉर्मली साउंड माइंड का होता है, कभी कभी अनसाउंड का हो जाता है, उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब वो अनसाउंड माइंड का है, बाकी के टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सो यहाँ पे आपका सेक्शन 12 पूरा कंप्लीट होता है। बट मैं एक बात और बताना चाहूंगा साथ में, सेक्शन 68 जो मैंने माइनर के केस में आपको बताया था, माइनर्स लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज, यहां पे मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 68। ये सेक्शन 68 मैंने आपको बोला था ये सिर्फ माइनर को नहीं लगता, ये उसको भी लगता है जो इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि एक ल्यूनेटिक। सो सेक्शन 68 क्या बोलता था?
अगर एक व्यक्ति जो इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसको अगर आप नेसेसरीज प्रोवाइड करते हैं या फिर उसके ऊपर डिपेंडेंट किसी व्यक्ति को, तो ऐसे केसेस में यू कैन रिकवर फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन। सो ये सेम एग्जांपल, ये सेम चीज जो माइनर के केस में हमने पढ़े थे, दैट विल आल्सो अप्लाई टू अ पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड। फॉर एग्जांपल, समझो मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूं, समझो क्या, मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूं, ठीक है। अब मेरे को समझो मेरी वाइफ बोलती है जाओ बच्चों को स्कूल से लेके आ जाओ, शाम के 5 बज रहे हैं, मैं जाता हूँ, रास्ते पे जा रहा हूं मैं। अब रास्ते पे मेरे को मिल जाता है एक मेरा फ्रेंड, वो बोलता है अरे शशांक भाई, क्या हाल है, इतने दिनों बाद मिले हैं, कैसा है तू? मैं बोला बस यार बढ़िया, बस थोड़ा स्कूल जा रहा था बच्चों को घर लाने। अब वो बोलता है अरे अभी तो टाइम है, अभी तो 5 ही बजे हैं, 5:30 बजे तक के तो स्कूल चालू रहेगा, तो एक काम कर, चल थोड़ा कहीं बैठ के बातें करते हैं। हम लोग देखते हैं कहाँ बातें करना, कोई जगह नहीं मिल रही। सामने दिखी एक मधुशाला, तो एक बार दिखता है हमको, हम लोग उसमें एंटर करते हैं। इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, अगर हो तो इसे केवल एक संयोग कहा जाएगा। सो ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है। हम लोग एक बार में एंटर करते हैं। अब वहां पे बैठे हम लोग, अब थोड़ा थोड़ा चालू हुआ, ठीक है, थोड़ा वो ले रहा है, थोड़ा मैं ले रहा हूँ। इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से बिल्कुल संबंध नहीं है, ये सब छी होता है, ये सब चीजें नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो समझो हम दोनों ड्रिंक करना चालू करते हैं। अब टाइम हो रहा है, 5 बजे थे, 5:15 हो गए, 5:30 हो गए, मैं बैठा हूँ, मैं भूल गया कि मेरे को कोई स्कूल जाना था, बच्चे लोगों को घर लेके आना था, कोई ध्यान नहीं, होश में ही नहीं हूं मैं। अब मैं वहां पी के पड़ा हूं। अब बच्चे लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, 5:30 बज गए, 6 बज गए, वो लोग रो रहे हैं स्कूल के सामने बैठ के। पड़ोस में रहते हैं गुप्ता जी, वो एक दिन वो उस टाइम जा रहे थे स्कूल के सामने से, उनको दिखता अरे शर्मा जी के बच्चे पड़े हैं, वो उठाते हैं उनको, उनको खाना वाना खिलाते हैं और उनको घर पे लाके छोड़ के देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनको घर पे लाके छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे क्या यहाँ पे गुप्ता जी मेरी प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकते हैं? द आंसर इज यस, क्योंकि एक अनसाउंड माइंड का व्यक्ति, ठीक है, उस वक्त मैं अनसाउंड माइंड का हूं, या तो मुझे अगर कोई नेसेसरीज प्रोवाइड की जाए या मेरे ऊपर डिपेंडेंट व्यक्तियों को, मेरे ऊपर डिपेंडेंट व्यक्तियों को अगर प्रोवाइड किया जाता है तो भी ये रूल लगता है। अ पर्सन हु इज डिपेंडेंट ऑन मी, यानी बच्चे लोगों को, उनको अगर खाना वाना खिलाया जा रहा, नेसेसरी suited टू हिज कंडीशंस इन लाइफ, then such supplier गुप्ता जी कैन क्लेम फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन, तो वो मेरी प्रॉपर्टी में से क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। आपका एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वैसे आपने ये रूल पढ़ा है माइनर के केस में, बट आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक ल्यूनेटिक है, उसकी वाइफ है, उसको वाइफ को कुछ नेसेसरीज की आवश्यकता थी, कोई खाने पीने की चीजें या उसको कुछ कपड़े वगैरह खरीदना था जो नेसेसरीज के नेचर के हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति इसकी हेल्प करता है, उसके वाइफ की, तो उसको वो कपड़े वगैरह खाने वाने की चीजें लाके दे देता है, नेसेसरीज प्रोवाइड किया। सवाल ये रहेगा क्या यहाँ पे जो ल्यूनेटिक है उसकी प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकते हैं? द आंसर इज यस, बिकॉज द वाइफ ऑफ ल्यूनेटिक इज डिपेंडेंट ऑन द ल्यूनेटिक। तो ऐसे केसेस में या तो आप उस इनकेपेबल पर्सन को प्रोवाइड करो तो भी आप क्लेम कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी से, या उसके ऊपर जो निर्भर व्यक्ति है, जो डिपेंडेंट व्यक्ति है, उसको भी अगर नेसेसरीज प्रोवाइड करते हैं तो यू कैन क्लेम फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन, ठीक है। ध्यान रखो, ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए एग्जाम के हिसाब से, सेक्शन नंबर 68, ठीक है। हाँ। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम ये जो आखिरी टाइप ऑफ डिस्क्वालिफाइड पर्सन है, आखिरी टाइप ऑफ इनकॉम्पिटेंट पर्सन है, डिस्क्वालिफाइड व्यक्ति, इनको हम देखेंगे, ठीक है। और ध्यान रखो, मैंने आपको बताया कि ल्यूसिड इंटरवल का क्या मतलब है, यहां लिखा नहीं है कहीं, आप खुद लिख के रख लो। लूसिड इंटरवल मींस जब वो नॉर्मल है उसको हम बोलते हैं लूसिड इंटरवल, ठीक है। एक और बात बता दूं, कई बार हम बोलते हैं इडियट, इडियट वर्ड यूज करते हैं, आपको भी सुनने को मिला होगा, आपको बोलते होंगे कि इडियट हो तुम, आपको कई बार ऐसा सुनने मिला होगा। तो इडियट का क्या मतलब है?
इडियट हम उसको बोलते हैं हु इज एक्सट्रीमली अनसाउंड, जिसके सुधरने के कोई आसार नहीं होते ना, उसको हम इडियट बोलते हैं। इडियट ऐसा नहीं होता जो कभी ठीक हो जाए कभी पागल हो जाए, इडियट यानी पूरा ही पागल। ठीक है, लीगल टर्म्स में या डिक्शनरी डेफिनेशन देखोगे तो इडियट का मतलब होता है पूरा जो पागल है, उसको हम बोलते हैं इडियट। ठीक है, सो इडियट का मतलब है एक्सट्रीम काइंड ऑफ अनसाउंडनेस, जिसमें वो ठीक हो ही नहीं सकता, उसको हम इडियट बोलते हैं। ठीक है, बोलने की भाषा में आप भले ही किसी को भी बोल देते हैं, बट अल्टीमेटली इडियट वो व्यक्ति होता है जो पूरी तरह से गया हुआ है। ठीक है, सो ऐसा है। हाँ, किसी ने हैंड रेस किया था, मुझे दिखा था। कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं है तो, और फिर से आखिर में देख लेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं। अगला जो टाइप है, थर्ड टाइप ऑफ इनकॉम्पिटेंट पर्सन, इनकेपेबल पर्सन, इज द डिसक्वालिफाइड पर्सन। अब डिसक्वालिफाइड का क्या मतलब है? सो जब मैं बोल रहा हूं डिसक्वालिफाइड, सो देखो डिसक्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड में फर्क है क्या? यस, अनक्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड में फर्क है। सो अनक्वालिफाइड का क्या मतलब है? जो कभी क्वालिफाई नहीं हुआ था, जैसे माइनर, माइनर वॉज नेवर क्वालिफाइड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, सो वो अनक्वालिफाइड है। जैसे मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल बताऊं, तो आप कौन है? आप अनक्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अभी आप क्वालिफाई होने के हैं, बाद में आप जब क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप एक पूरे प्रॉपर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, अभी आप क्वालिफाई नहीं हुए। ठीक है, सो अनक्वालिफाइड यानी जो क्वालिफाई हुआ ही नहीं। और डिसक्वालिफाइड यानी क्या? तो एक कोई सीए है जिसने समझो फ्रॉड किया, अब उसको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बोल दिया कि भाई तुमको हम 6 महीने के लिए डिस्क्वालीफाई करते हैं, 6 महीने तक तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, 6 महीने तक तुम कोई ऑडिट नहीं करोगे, कोई काम नहीं कर सकते। सो ऐसे केसेस में ही विल बी कॉल्ड एज डिस्क्वालिफाइड। ही वॉज क्वालिफाइड बट उसको हटा दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। ठीक है, सो अनक्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड में फर्क होता है। अनक्वालिफाइड का मतलब जो शुरुआत से ही क्वालिफाइड नहीं था। ठीक है, डिस्क्वालिफाइड मीन्स जो क्वालिफाइड था बट बाद में उसको हटा दिया गया, सो इसको हम बोलते हैं डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, सो ये लोग ऐसे हैं जो वैसे तो मेजर हैं, वैसे साउंड माइंड के हैं, पर फिर भी इनको हटाया गया है, इनको कॉन्ट्रैक्ट करने की अनुमति नहीं दी गई है। ठीक है, तो वैसे ये लोग क्वालिफाइड थे, मेजर भी थे, ये लोग साउंड माइंड के भी हैं, बट स्टिल इनको बोला गया है कि नहीं तुम ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकते। सो ऐसे कौन कौन से लोग हैं, आइए इनको एक एक करके देखते हैं। तो जो पहला व्यक्ति है, माइक बंद रखेंगे, बाद में फिर से मैं टाइम दूंगा आपको क्वेश्चंस पूछने का, तो आप तभी माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। हाँ, डिसक्वालिफाइड पर्सन, डिसक्वालिफाइड का क्या मतलब है? डिसक्वालिफाइड का मतलब है जिसको मना किया गया है कि तुम ये काम नहीं कर सकते। कौन कौन ऐसे लोग हैं? तो पहला है एलियन एनिमी। एलियन एनिमी का क्या मतलब होता है? एलियन का मतलब होता है जो दूसरे प्लेनेट से आए हैं, जैसे कि थेनोस। थेनोस कौन है? ये एलियन एनिमी है अपना। ठीक है, जादू कौन था? जादू था ना, धूप, तो वो कौन है? वो एलियन फ्रेंड है। एलियन एनिमी यानी जो अपना दुश्मन है। ठीक है, नहीं ये नहीं, एलियन एनिमी का मतलब है, एलियन का मतलब है जो दूसरे देश का है। ठीक है, एलियन का यहाँ पे ये मतलब नहीं दूसरे प्लेनेट से आ रहा, वो एलियन नहीं। एलियन का मतलब यहाँ पे है जो दूसरे देश से है। ठीक है, एलियन एनिमी का क्या मतलब है? मीन्स ऐसे देश से जिसके साथ हमारा झगड़ा चल रहा है। ठीक है, सो आप ऐसे देश के व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जिसके साथ हम झगड़ा कर रहे हैं फिलहाल। जैसे समझो इंडिया और चाइना है, सो क्या आप चाइनीज लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? द आंसर इज यस, नॉर्मल टाइम पे कर सकते हो, जैसे अभी कोई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं। आप पाकिस्तानी लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? यस, कर सकते हो। इनफैक्ट होते भी हैं बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट, हम उन लोग से प्याज खरीदते हैं और उन लोग को टमाटर बेचते हैं। आपने देखा होगा जब अपन ट्रेड बंद कर देते हैं तो उनके यहाँ टमाटर की कमी हो जाती है, होता है ऐसा। सो यहाँ पे एलियन एनिमी का मतलब है जो बाहर के देश के हैं लेकिन हमारे दुश्मन है। सो क्या हम हर पाकिस्तानी को या हर चाइनीज लोग को दुश्मन बोलेंगे? द आंसर इज नो, ये लोग दुश्मन नहीं है जब तक झगड़ा नहीं है। सो झगड़ा कैसे होता है? झगड़ा डिक्लेयर किया जाता है, वॉर डिक्लेयर करना पड़ता है। जब वॉर डिक्लेयर हो जाएगी, समझो कल चल के इंडिया और चाइना के बीच वॉर डिक्लेयर हो गई, सो ऐसे केस में अब आप चाइनीज लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे।
जब तक ये वॉर चालू है। तो ये वॉर का डिक्लेरेशन होता है और ये कंप्लीशन भी इसका अनाउंस किया जाता है कि हमारा जंग छिड़ी है, जंग चालू है, वॉर चालू है। और ये टाइम के बाद जब बंद हो जाता है तो वो अनाउंस करते हैं कि वॉर अब खत्म हो चुका है। ठीक है, सो वॉर डिक्लेयर किया जाता है। सो एलियन एनिमी के साथ आप तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब दुश्मनी है, जब वॉर है। यू कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एट पीस टाइम। जब शांति प्रिय वातावरण है तब आप बराबर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब वॉर टाइम है, सो यू कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद सच पर्सन, एलियन एनिमीज। ठीक है, सो एलियन एनिमी, एन एलियन। सो यहां एलियन का ये मतलब नहीं जो दूसरे प्लेनेट से आया, थेनोस वगैरह की बात नहीं हो रही यहाँ पे एलियन का मतलब है अ पर्सन ऑफ अ फॉरेन कंट्री। So, a person of a foreign country living in India can enter into a contract with citizens of India during peace time only. सिर्फ peace time पे वो contract कर सकता है, and that to subject to any restrictions imposed by the government. कल चल के गवर्नमेंट बोली नहीं नहीं हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे इनके साथ, तो आप नहीं करोगे। ठीक है, ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, जैसे ही जंग छिड़ जाएगी हमारे और उनके देश के बीच में, बिटवीन हिज कंट्री एंड इंडिया, ही बिकम्स एन एलियन एनिमी। तो एनिमी तब बनता है जब जंग छिड़ रही, नहीं तो एलियन है वो। ठीक है, एलियन फ्रेंड भी हो सकता है, जैसे जादू था, तो एलियन फ्रेंड भी हो सकते हैं। ठीक है, सो एलियन फ्रेंड और एलियन एनिमी दोनों हो सकते हैं। आप एलियंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट एलियन एनिमी के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, और एनिमी कब होता है, जब झगड़ा झगड़ा है। एक स्ट्रेंजर को आप एनिमी नहीं बोलते। समझो एक ऐसे ही है, फॉरेन का व्यक्ति है, आपके पहचान का नहीं है, आप बोलोगे कि दुश्मन है अपना, तो नहीं, वो दुश्मन नहीं है। दुश्मन तब होता है जब झगड़ा छिड़ेगा। ठीक है, सो on the declaration of war between his country and India, he becomes an alien enemy and cannot enter into contract. Alien friend can contract, but an alien enemy cannot contract. So alien friend contract कर सकता है। So आपको अगर मैं पूछूं क्या foreigners के साथ आप contract कर सकते हैं, the answer is yes. You can enter into a contract with foreigners, but वो alien enemy नहीं होना चाहिए। A contract entered into with an alien enemy before declaration of war, ऐसा भी तो हो सकता है। मैंने आज कॉन्ट्रैक्ट किया था, समझो मैंने चाइना से मोबाइल मंगाया था, चाइना वाले मेरे को 10 दिन बाद मोबाइल लाके देने वाले थे। सो ऐसे केसेस में हाँ, पहले मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दो, बाद में क्वेश्चंस पूछना, मैं टाइम देता हूं आपको। तो एलियन फ्रेंड की बात बता रहा था मैं। हाँ, मैं बता रहा था कि मैंने समझो चाइना से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, चाइना वालों से मैंने मोबाइल खरीदा, वो मोबाइल देने वाले थे मेरे को 10 दिन बाद, मैंने भी पैसा अभी नहीं दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट हमने एंटर किया, समझो 1 तारीख को, और ये परफॉर्म करना था 10 तारीख को, लेकिन इस बीच अगर जंग छिड़ गई तो क्या होगा। समझो यहां पे कहीं जंग छिड़ गई, यहां पे झगड़ा चालू हो गया, तो ऐसे केसेस में हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये कॉन्ट्रैक्ट अब 10 तारीख को तो परफॉर्म नहीं कर सकते, भले इट वॉज एंटर्ड बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, बट फिर भी आप इसको पूरा नहीं करवा सकते, तो ये भी सस्पेंड हो जाते हैं जब तक कि वॉर खत्म नहीं होगी। जब वॉर खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर आप इसको पूरा करवा सकते हैं। तो जब वॉर खत्म हो गई उसके बाद आप बोल सकते हैं चलो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे। ठीक है, सो ऐसा अगर लॉन्ग टर्म के भी कई बार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें रेगुलरली हम पैसा भेजते हैं, वो गुड्स भेजते हैं, सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी सस्पेंड हो जाएंगे जब तक के वॉर चालू है। जब वॉर खत्म हो जाएगी तब ये कॉन्ट्रैक्ट फिर से रिवाइव हो जाएंगे। ठीक है, सो वही दिया है, अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू विद एन एलियन एनिमी बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर शैल बी सस्पेंडेड अंटिल द वॉर इज ओवर। जब वॉर ओवर हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तब आप फिर इसको चालू कर सकते हैं, तब तक इट विल बी सस्पेंडेड। हाउएवर एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिवाइव्ड, आप चालू करवा सकते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वॉर, या तो वॉर खत्म होने के बाद, या फिर अगर बहुत अर्जेंट कॉन्ट्रैक्ट है देन आप उसको चालू करवा सकते हैं बाय द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे समझो कोई हॉस्पिटल जाना था कोई ट्रीटमेंट के लिए किसी व्यक्ति को फॉरेन में, और उस देश से हमारा झगड़ा छिड़ गया, तो भी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके आप उस पेशेंट को ले जा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट अप्रूवल देगी कि हाँ हाँ आप ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा सकते हैं, तो फिर जा सकते हैं। ठीक है, सो ऐसा है। फिर फॉरेन सोवर्न्स एंड एम्बेसडर्स। फॉरेन सोवर्न्स का क्या मतलब है,
फॉरेन सोवेंस का मतलब होता है जो बाहर के राजदूत होते हैं, और एम्बेसडर्स, एम्बेसडर मीन्स एक कार है, राजदूत मीन्स एक बाइक है। नहीं। सो फॉरेन सोवेंस एंड एम्बेसडर्स का क्या मतलब है? फॉरेन सर्वेंट्स और एम्बेसडर्स का मतलब है जो बाहर के राजदूत है, जो बाहर के एस्टीम्ड पर्सन है। जैसे बाहर से कोई व्यक्ति आता है अपने यहाँ, समझो अमेरिका से प्रेसिडेंट आता है अपने यहाँ, अभी तो खैर वहां पे हालत खराब है, तो फिर भी कहीं से भी, अब समझो कोई दूसरे देश का कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आता है, ठीक है। अब वो हमारे यहाँ अगर आ रहा है, तो हाँ, जैसे कि अंतरिक्ष का बोलना है दे हैव डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, यस, उन लोग को प्रोटेक्शन मिलता है। सो यहाँ पे अगर फॉरेन सोवर्न है, एम्बेसडर है, जो राजदूत होते हैं, राजदूत मीन्स क्या? बाहर के सरकार का ऑफिसर हो सकता है, पहले राजदूत पहले भी होते थे, और पहले भी ये रूल था। आपको याद होगा, आपने देखा होगा रामायण में कि हनुमान जी जाते हैं यहाँ से श्रीलंका, तो याद होगा ना आपको। तो जो सुंदरकांड है, एक सुंदरकांड, उसकी शुरुआत ही ऐसी होती है, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत, हृदय अति भाए। तो फिर हनुमान जी जाके आग लगा देते हैं। तो हनुमान जी जाके श्रीलंका में वहां पे जाते हैं संदेश लेके राम भगवान का, और फिर वहां रावण को बताते हैं। फिर रावण मारने की बात करता है कि भाई अपन हनुमान जी को मार डालेंगे, लेकिन फिर उनका रूल रहता है कि नहीं नहीं, ये राजदूत है, इसको नुकसान नहीं कर सकते आप। कोई विभीषण वहां पे बचाता है, याद है ऐसा कुछ? सो आपने ऐसा देखा होगा। सो वैसे ही यहाँ पे फॉरेन सोवेन और एम्बेसडर जो है, तो वो लोग भी जब हमारे यहाँ आते हैं, हम उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो यहाँ पे उनको इम्यूनिटी मिलती है, जैसा कि अंतरिक्ष ने बोला डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। उनको आप नुकसान नहीं दे सकते, क्योंकि वो लोग राजदूत है, ये लोग एस्टीम्ड पर्सन है, दूसरे देश के राजा के दूत है। तो अब राजा के बदले हम गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट के तरफ से आए हैं, कोई फॉरेन मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर फॉरेन का, या फॉरेन का कोई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो आया है हमारे यहाँ। सो ये लोग एस्टीम्ड पर्सन है। तो इन लोगों को एक खास फायदा होता है कि इनके साथ आप अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, समझो मैं अगर इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, तो यहाँ पे ये लोग प्रोटेक्टेड हैं। कल चल के अगर कोई झगड़ा होता है, तो वो मेरे ऊपर केस फाइल कर सकेंगे, लेकिन मैं उनके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता, ठीक है। तो कोई भी आया, जैसे जी जिनपिंग आया, तो जी, सी नाम है उसका, एक्स आई, सी, तो सी जिनपिंग ये आते हैं बाहर से, चाइना से। अगर मैं इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, तो ऐसे केसेस में मैं उनके ऊपर केस फाइल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो बड़े लोग हैं। यहां पे मैं उनके ऊपर केस फाइल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो मेरे ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। वो बोल सकते हैं शर्मा जी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, पूरा करवा के दो। लेकिन कल चल के वो पैसा नहीं देंगे या कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करेंगे, तो आई कैन नॉट कंपेल। और इसीलिए दे आर जनरली ऑर्डिनरली कंसिडर्ड एज इनकॉम्पिटेंट। वैसे वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, बट ये प्रिविलेज पोजीशन पे हैं। आप अगर इनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे, तो आपको नुकसान हो सकता है, और इसीलिए आप इनको जनरली डिस्क्वालिफाइड मानते हैं। क्योंकि अगर आप इनसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे और ये पूरा नहीं करेंगे, तो ऐसे केस में आप उनको पूरा नहीं करवा सकते, आप उनके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप केस फाइल कर सकते हैं, या तो वो खुद आके सरेंडर कर रहे हैं, वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, मैंने बहुत गलत काम किया हूं, मेरे ऊपर केस फाइल कर दो। ऐसा होगा नहीं। दूसरी चीज, या तो सरकार परमिशन दे देती है। सो मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा देखो वो उसने गलत करके गया है, उसके ऊपर मेरे को केस फाइल करना है। सो सरकार अगर मुझे परमिट करेगी, देन आई कैन फाइल अ सूट। लेकिन ये भी कभी नहीं होगा, क्योंकि सरकार परमिट करेगी तो ये दो देशों के बीच के झगड़े हो जाएंगे। तो एक छोटे से आम आदमी के लिए थोड़ी सरकार दो देशों के बीच में झगड़ा चालू करेगी, ठीक है। सो फॉरेन सोवेंस और एम्बेसडर्स को इसीलिए हम लोग कंसिडर करते हैं एज इनकॉम्पिटेंट। दे आर जनरली नॉट इनकॉम्पिटेंट, बट दे आर इन अ प्रिविलेज्ड पोजीशन, क्योंकि वो लोग हमारे ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट स्यू देम इन द इंडियन कोर्ट्स। हम उनके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते भारत में। तो वही दिया है, one has to be cautious while entering into a contract with foreign sovereigns and ambassadors, because whereas they can sue others to enforce the contract, they cannot be sued in Indian courts except in the following two cases. So हम उनके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते except in the following two cases, where they voluntarily submit themselves to the court, वो खुद आके बोल रहे हैं हाँ मेरे ऊपर केस फाइल कर दो, जो कि नहीं होने वाला। या तो दूसरा, where the person intending to sue, अगर मैं केस फाइल करना चाह रहा हूं, सो आई शुड फाइंड, आई शुड हैव द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो
द पर्सन इंटेंडिंग टू sue them obtains the approval of the central government. तो दो केस में आइदर दे वॉलेंटरली सबमिट themselves और हम ऑब्टेन करते हैं परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो फिर हम केस फाइल कर सकेंगे, बट दोनों ही होना ऑलमोस्ट नामुमकिन सी बात है. So thus they are in a privileged position and are ordinarily considered as incompetent to contract. So इसीलिए आप उनको जनरली इनकॉम्पिटेंट मानते हैं, ठीक है. सो ऐसा है. फिर कन्विक्ट. कन्विक्ट का क्या मतलब है? तो देखो वर्ड ध्यान से देखो, कन्विक्ट वर्ड यूज किया है. कन्विक्ट का क्या मतलब है? जो मुजरिम है, जिसके ऊपर गुनाह प्रूव हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कन्विक्ट. तो कन्विक्ट मींस गुनहगार. तो ये गुनहगार है, ठीक है. ये आरोपी नहीं है. एक्यूज्ड वर्ड यूज नहीं किया है. एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, जिसपे हमने आरोप लगाए हैं. सो एक्यूज्ड वर्ड यूज नहीं किया. यहां वर्ड कौन सा यूज किया है? कन्विक्ट. तो कन्विक्ट का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर गुनाह प्रूव हो चुका है. सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता. अगर आरोप तो किसी पे भी लगाते ना, लोगों ने तो सलमान खान पे आरोप लगा दिए थे, तो लगा देते हैं लोग आरोप. तो ऐसा होता है, लोग आरोप तो किसी पे भी लगाते हैं कि हिरण को मार के खा लिए. तो ये आरोप लेकिन बेबुनियाद थे. आखिर साबित हो गया कि हिरण ने खुद सुसाइड किया था. साबित कर दिया है, तो वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं. ऐसे केसेस में आप उनको कन्विक्ट नहीं बोलोगे, वो मुजरिम थोड़ी है, फालतू का आरोप लगाए थे लोगों ने. आरोपी की बात नहीं हो रही है, मुजरिम की बात हो रही है. जो मुजरिम है, जैसे मैं मुजरिम हूं, मैं गुनाह करते हुए पकड़ा गया और मेरे को जेल में डाल दिया. अब मेरे साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. मेरे ऊपर जब गुनाह प्रूव हो गया और मैं जेल में हूं, मैं सजा भुगत रहा हूं, आप मेरे साथ उस वक्त फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. वही चीज है. अ कन्विक्ट इज वन हु इज फाउंड गिल्टी एंड इज इम्प्रिजन्ड. तो जो गिल्टी साबित हो चुका है एंड इज इम्प्रिजन्ड, और उसको इम्प्रिजन कर दिया गया है. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जब तक वो जेल में है, अ कन्विक्ट इज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. वो कॉन्ट्रैक्ट कर भी नहीं सकता. एंड टू sue ऑन द कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बिफोर हिज कन्विक्शन. तो उसके पहले के कॉन्ट्रैक्ट पे केस फाइल भी नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरे से पैसा लेके गए थे, समझो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपने मुझसे कुछ उधारी लेके गए थे. समझो ये लेके गए आपने 2021 में, ठीक है. 2021 में आपने मेरे से उधारी लेके गए, चालू साल में, इस साल में. अब 2021 से मेरे को रिकवर करने का टाइम मिलना चाहिए, 3 साल का समझो, ठीक है. आप वापस करने वाले थे, वहां से 3 साल का मेरे को टाइम मिलना चाहिए. लेकिन समझो 2022 में मेरे को जेल हो गई, और जेल कितने साल की हुई? 10 साल की, 2032 तक, ठीक है. तो मैं कोई गुनाह करते हुए पकड़ा गया और मेरे को 10 साल की जेल हो गई. अब यहां पे क्या आप ये बोल सकते हैं कि अब ये पैसा जो है टाइम बार्ड हो गया, आप पैसा देने से मना कर सकते हैं कि सर आपने तो रिकवर नहीं किए? तो मैं तो कर ही नहीं सकता था ना, मैं तो जेल में हूं. ऐसे केसेस में रूल ये बोलता है कि ये जो लिमिटेशन का पीरियड है, ये पीरियड भी रुक जाएगा जब तक के ये इम्प्रिजनमेंट चल रहा है. इतने टाइम तक के इट विल बी केप्ट इन अबेयंस. अबेयंस का मतलब है रोक दिया जाएगा, ठीक है. द पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल बी केप्ट इन अबेयंस. वो अलग हो जाएगा, वो रुक जाएगा. यानी मेरे को समझो यहां 1 साल मिला था, तो 2 साल 3 साल यहां आप काउंट होना बंद हो जाएंगे. और कब चालू होंगे? 32 के बाद. तो यहां मेरे को 2034 तक के 2 साल और मिलेंगे. टोटल 3 इयर्स का मेरे को लिमिटेशन लगता है, तो 3 इयर्स ही मिलेगा. बट यहां पे जितने पीरियड में इम्प्रिजनमेंट था, उतने पीरियड के लिए ये लिमिटेशन का जो टाइम है वो रुक जाता है, ठीक है. वही चीज है. ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस एक्सपायर होने के बाद, एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस मींस उसका जो इम्प्रिजनमेंट है वो खत्म होने के बाद, ही इज एट अ लिबर्टी टू इंस्टीट्यूट अ सूट एंड द लॉ ऑफ लिमिटेशन शैल बी हेल्ड इन अबेयंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अ सेंटेंस. जब तक वो इम्प्रिजन्ड है तब तक के लॉ ऑफ लिमिटेशन रोक दिया जाएगा. तो लिमिटेशन का पीरियड भी वहां फिर नहीं लगेगा, ठीक है. ऐसा है. फिर अगला पॉइंट है इंसॉल्वेंट.
इनसॉल्वेंट का क्या मतलब है? इनसॉल्वेंट का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी लायबिलिटीज बहुत है और असेट्स कम है। सो ऐसे व्यक्ति को हम इंसॉल्वेंट बोलेंगे। जैसे कि समझो एक मेरा दोस्त है विजू। विजू के पास एसेट्स हैं, समझो 5,000 करोड़ के, और लायबिलिटीज है समझो 20,000 करोड़ की। तो असेट्स कम है, लायबिलिटी ज्यादा है। तो लायबिलिटी, लायबिलिटी है ना, जब बिल्ली चाय लेके आती है, बिल्ली चाय ला रही, लाई बिल्ली टी। खैर छोड़ो। सो लायबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा है। अब मैं जाता हूं विजू के पास, विजू को मैंने उधारी दिया था। मैं विजू को बोलता हूँ, विजू भाऊ तो पैसा देने वाले थे, तुम पैसा नहीं दिए मेरे को। वो बोलते हैं, अरे शर्मा जी बड़ी तंगी चल रही है, पैसा अभी तो नहीं दे पाऊंगा। वो पैसे मुझे नहीं दे रहे, बहुत टाइम हो गया, 3 साल होने आ रहे हैं। अब मेरे को टेंशन हो रहा है यार, ये पैसा नहीं देगा तो मैं फिर बाद में रिकवर नहीं कर पाऊंगा, इट विल बिकम टाइम बार्ड। फिर दूसरा व्यक्ति एक गुप्ता जी, गुप्ता जी जाते हैं। वो भी बोलते हैं, अरे विजू भाऊ पैसे वैसे कब दे रहे हो? वो बोलते हैं, साहब पैसे ही नहीं है, बाद में दूंगा। पांडे जी जाते हैं, पांडे जी को भी वैसे ही बोलते हैं, अरे साहब पैसे नहीं है। मिश्रा जी को पैसा लेना था, वो जाते हैं, मिश्रा जी को भी सेम जवाब मिलता है, यार पैसे नहीं है, हाथ तंगा चल रहा है, कुछ भी चालू ही नहीं है, ना बिजनेस चल रहा है ना कुछ चल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग सब लोग परेशान हैं। हम लोग डिसाइड करते हैं, यार ये ऐसा पैसा नहीं देगा, अपन कोर्ट जाते हैं। हम लोग कोर्ट जाएंगे। हम लोग जब कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट पूछेगा, कोर्ट इसको विजू भाव को बुलाएगा और बोलेगा, लाओ तुम्हारे असेट्स लायबिलिटी की पूरी डिटेल दो। तो वो असेट और लायबिलिटी की डिटेल दी जाएगी। फिर क्या होगा? फिर कोर्ट देखेगा, अरे तुम्हारे तो पास पैसे ही नहीं है, सही में तुम्हारे एसेट्स नहीं है, लायबिलिटीज लायबिलिटी है। तो कोर्ट यहाँ पे इंसॉल्वेंट घोषित कर देगा, यहाँ पे ऑर्डर पास करेगा, ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन मीन्स घोषित करना, ऑफ इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट घोषित कर देगा। ठीक है, सो ऑर्डर पास करेगा ऑफ इंसॉल्वेंसी। जैसे ही ऑर्डर पास करते हैं ना, यहां पे एक दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल असाइनी। सो कोर्ट एक व्यक्ति को अपॉइंट करेगा यहाँ पे, ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी को, और उसको बोलेगा कि भैया एक काम करो ऑफिशियल रिसीवर, तुम इनके असेट्स और लायबिलिटीज ले लो, पूरे के पूरे असेट्स और पूरी की पूरी लायबिलिटी ले लो। तो इनकी असेट्स और लायबिलिटीज ले ली जाएगी, इसको दे दी जाएगी, और इसको बोलेंगे तुम इनके एसेट्स बेचो, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी जमीन जायदाद है, सब बेच बाच करो, और जिन जिन को पैसा देना है, शर्मा जी, गुप्ता जी, मिश्रा जी, पांडे जी, सबको पैसा दे दो। अब कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये जो ऑफिशियल रिसीवर है, ये पूरे असेट्स लायबिलिटीज वगैरह को खत्म करेगा, एसेट्स को बेचेगा, और पैसा आएगा तो सबको पैसा वापस करेगा। सबको पूरा पैसा नहीं मिलता, यहाँ नुकसान होता है। जब कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट होता है ना, तो जिन लोगों ने उधारी दिया था उनको भी पैसा पूरा वापस नहीं मिलता। समझो मैंने 10,000 रुपए दिया था, तो शायद मुझे 8,000 ही वापस मिले, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी कम थी, तो शायद सबको पूरा वापस ना मिले। ठीक है, सो जितना मिला उतने में फिर संतोष करना पड़ता है, दैट इज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, अब रूल यही बोलता है कि ये जो असेट्स और लायबिलिटीज हैं, जो ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी के पास दे दिए गए हैं, अब इन असेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट विजू भाव नहीं कर सकते। तो विजू ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है, नहीं तो विजू क्या करेगा, पहले असेट बेचेगा और वो अपने पहचान वालों को, शर्मा जी आप ले जाओ पैसा, गुप्ता जी आप ले जाओ, तिवारी जी को कुछ नहीं देगा, पांडे जी को कुछ नहीं देगा, तो गड़बड़ करेगा वो तो। और इसीलिए जैसे ही ये ऑर्डर होता है इंसॉल्वेंसी का, जैसे ही ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी अपॉइंट होता है, तो वैसे ही ये पूरे असेट्स लायबिलिटीज का अधिकार अब विजू भाव के हाथ से खत्म हो गया। अब ये असेट्स बेचना, लायबिलिटी पे ऑफ करना, ये ऑफिशियल रिसीवर की जिम्मेदारी है, और इसीलिए इन असेट और लायबिलिटी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते विजू। ठीक है, बाकी के कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। विजू को लगता है चलो यार शादी कर ली जाए, तो शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो विजू जाके शादी कर सकते हैं। विजू बोलते हैं यार कहीं जॉब कर लेते हैं अपन, तो जॉब का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स किए जा सकते हैं, बट ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं किए जा सकते जो
ऐसे असेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड है विच वेस्ट विद द ऑफिशियल रिसीवर। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ऑफिशियल रिसीवर ये असेट्स लायबिलिटीज सब सेट ऑफ करता है, खत्म करता है, असेट्स बेचता है और लायबिलिटी पे ऑफ करता है। फिर से वो कोर्ट जाके बताता है कि मैंने ये पूरा काम कर दिया, मैंने सबके पैसे चुका दिया। फिर कोर्ट एक और ऑर्डर पास करता है, ये ऑर्डर को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज। सो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पास करता है कोर्ट। डिस्चार्ज का क्या मतलब है, डिस्चार्ज का मतलब है अब और कोई लायबिलिटी नहीं बची, तो विजो के अब पूरे जो लायबिलिटीज थी पे ऑफ हो गई। भले ही सबको पूरा पैसा नहीं मिला, लेकिन अब कल चल के मैं और पैसा नहीं मांग सकता। समझो मुझे 8 रुपए मिले, मेरे को 10 रुपए लेना था, 8 रुपए मिले, बचा 2 रुपया मेरा डूब गया। ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज के बाद मैं फिर जाके नहीं बोल सकता कि मुझे पैसा दो। हो सकता है इसके बाद विजू ने और बहुत पैसा कमाया, यहाँ पे फिर और बहुत पैसा कमाया, बहुत अमीर हो गया, तो भी मैं पुराने डेट्स मांग नहीं सकता, बात खत्म हो गई। सो जैसे ही ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज होता है ना, यहाँ पे एक नया फाइनेंशियल बर्थ हो जाता है, एक पुनर्जन्म हो जाता है। यानी इसके बाद पुरानी जो लायबिलिटीज थी वो पूरी खत्म हो गई, पुरानी चीजों से वो मुक्त हो गया, पुराने पापों से वो मुक्त हो गया। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज के बाद वो फिर से नॉर्मल प्रकार से सब प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये होता है इंसॉल्वेंसी। सो इंसॉल्वेंट एंड एडजस्ड इंसॉल्वेंट, एडजस्ट का क्या मतलब है, जिसको कोर्ट ने घोषित कर चुका है। एक क्वेश्चन है अंतरिक्ष का, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी सेम है क्या? सो सिमिलर है दोनों। आप बोल सकते हैं बैंक्रप्ट तो कभी भी बोल सकते हैं, बट इंसॉल्वेंसी तब बोल सकते हैं हम जब एक्चुअल में कोर्ट उसको घोषित करता है कि ये इंसॉल्वेंट हो गया। बैंक्रप्सी हम कभी भी बोलते हैं दिवालिया निकल गया, भले कोर्ट ने घोषित नहीं किया, बट वो पैसे नहीं देता है तो हम बोल देते हैं कि वो बैंक्रप्ट है। ठीक है, सो एडजस्ट इंसॉल्वेंट बिफोर एन ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का ऑर्डर होने के पहले तक, is competent to enter into certain types of contract, that is he can incur debts, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, डेट्स इनकर करना, परचेस प्रॉपर्टी और बी एन एम्प्लॉई, बट ही कैन नॉट सेल हिज प्रॉपर्टी विच वेस्ट विद द ऑफिशियल रिसीवर और द ऑफिशियल असाइनी। तो जो ऑफिशियल रिसीवर के पास प्रॉपर्टीज रखी है उनको बेचने का अधिकार उसको प्राप्त नहीं होता। बिफोर डिस्चार्ज ही ऑल्सो सफर्स फ्रॉम सर्टन डिस्क्वालिफिकेशंस, और भी कुछ चीजें नहीं कर सकता जो कि अलग अलग कानून में बताई गई है। फॉर एग्जाम्पल ही कैन नॉट बी अ मैजिस्ट्रेट, वो कोर्ट का मैजिस्ट्रेट नहीं हो सकता, और अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, डायरेक्टर नहीं हो सकता किसी कंपनी का, और अ मेंबर ऑफ अ लोकल बॉडी, बट ही हैज अदर कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी दैट इज एक्सेप्ट विद हिज प्रॉपर्टी, विद रिस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी। आफ्टर द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के बाद वो फिर से पूरे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, फिर से लोगों से पैसा लेगा, फिर से लोगों के पैसे डुबाएगा, तो फिर से वो सब काम कर सकता है। सो आफ्टर द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ही इज जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी सिटीजन, सो उसका फिर से पुनर्जन्म हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे कई बार लोग खुद चाहते हैं कि इंसॉल्वेंट घोषित कर दो, क्योंकि उसको पता रहता है कि इंसॉल्वेंट हो गए हम तो फिर हम बाद में फिर से लायबल नहीं रहेंगे। ठीक है, सो ऐसा है। फिर अगला पॉइंट है जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कॉर्पोरेशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी एक नॉर्मल कंपनी, तो जो भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होती है कंपनी, एंड कॉर्पोरेशंस, कॉर्पोरेशन मींस जैसे एलआईसी हो गया, सेबी हो गया, सो जो एक पर्टिकुलर एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे सेबी के पीछे उनका एक्ट है, एलआईसी के पीछे एलआईसी का एक्ट है। तो ये जो एक्ट है इसमें लिखा होता है कि एलआईसी क्या काम करेगी, इसमें सेबी क्या काम करेगी लिखा है। आरबीआई का एक्ट है, उसमें लिखा है आरबीआई क्या काम करेगी। आरबीआई कैन एंटर इनटू ओनली दोस कॉन्ट्रैक्ट्स जो उसके एक्ट में लिखे हैं। एलआईसी कैन एंटर इनटू ओनली दोस कॉन्ट्रैक्ट्स जो उसके एक्ट परमिट करते हैं। वैसे ही जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी के केस में बनता है खास डॉक्यूमेंट, इनके केस में बनता है एमओए। बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम कंपनीज एक्ट देखेंगे। तो एमओए बनता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इस समय लिखा रहता है कि कंपनी क्या करने के लिए बनाई गई है। कंपनी सिर्फ वही काम कर सकती है, जैसे उसमें लिखा है कंपनी बिजनेस करेगी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, तो वही कर सकती है, उसको खरीदना बेचना, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, जो लिखा होगा वही। कंपनी उससे ज्यादा काम नहीं कर सकती। सो कंपनी के केस में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जितना बताता है उतना ही कॉन्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, उसके बाहर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसी प्रकार कॉर्पोरेशन के केस में उनका जो एक्ट है
वो जो बताता है वही कर सकते, उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। सो अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कॉर्पोरेशन, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल मीन्स ये मैन मेड है, पर्सन मानते हैं इनको हम, बट ये आर्टिफिशियल व्यक्ति है। सो ये लोग वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहले तो देख, पहली चीज बताया, इट कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड द पावर्स कन्फर्ड अपॉन इट बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन केस ऑफ कंपनी एंड द प्रोविजन ऑफ देयर स्पेशल एक्ट इन केस ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है। सो दोनों के केस में, कंपनी के केस में मेमोरेंडम बताता है क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, कॉर्पोरेशन के केस में उनका एक्ट बताता है कि क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते। सो इसके बाहर काम नहीं कर सकते। अगेन बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कभी आपने देखा है कंपनी आपके बाजू में आके बैठी है, पढ़ाई कर रही है, आप पूछते हैं क्या कर रही है तू, कंपनी बोलती है अरे मैं सीए कर रही हूं। सो नहीं, प्रोफेशनल वर्क नहीं कर सकते, ये पर्सनल नेचर का काम होता है। आप नहीं देखोगे कि एक कंपनी आर्टिस्ट है, एक कंपनी गिटार बजा रही है, एक कंपनी टीचिंग कर रही है, एक कंपनी सीए कर रही है, तो ये नहीं देखोगे आप, ठीक है। कभी आप कंपनी की शादी में नहीं गए होंगे, आर्टिफिशियल पर्सन है ना। सो आप कभी ये नहीं सोचे होंगे अरे बेटा हमारे कंपनी की शादी है आना, तो अभी कभी ऐसा हुआ नहीं होगा कि आप किसी कंपनी की शादी में गए। ये पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स है। So company being an artificial person, it cannot enter into contracts which are strictly personal in nature, ठीक है। So ऐसा है। So again, being an artificial person and not a natural person, it cannot enter into contracts of strictly personal nature, for example marriage, ठीक है। So कंपनी की शादी नहीं हो सकती। Of course कंपनी के केस में आप अमलगमेशंस और मर्जर्स देखते हैं, बट मैरिज इज अ डिफरेंट थिंग। मैरिज अलग चीज होती है और अमलगमेशंस एंड मर्जर्स अलग चीज होती है, ठीक है। सो यहाँ पे अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको कोई डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हैं। एक अक्षय का कुछ क्वेश्चन था, मैं देख लेता हूँ। सर यू मीन अ पर्सन हु हेल्ड मी व्हेन आई वाज अनसाउंड कैन क्लेम फ्रॉम माय प्रॉपर्टी? यस। सो वो मैंने एग्जांपल के साथ आपको बताया, ठीक है। सो मैं आपको बीच में क्वेश्चन पूछने इसीलिए मना करता हूं क्योंकि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक बता रहा हूं और आप बीच में क्वेश्चन टाइप करते रहेंगे तो वो टॉपिक आपका छूट जाएगा, आपका ध्यान रहेगा क्वेश्चन की तरफ। सो इसीलिए जब मैं टाइम देता हूं तब पूछो, जैसे अभी मैंने टाइम दिया हूं तो अभी आपके जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, और आप हैंड रेस करके रखते हो तो मैं फिर वेट भी करता हूं, ठीक है। नीलम का एक क्वेश्चन है, सर प्लीज रिपीट द कन्विक्ट पॉइंट। कन्विक्ट का मतलब है एक मुजरिम, एक गुनहगार। गुनहगार अगर कोई गुनाह करता है तो उसको सजा होती है। जब वो सजा भुगत रहा है, जब वो जेल में है, उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं एंटर कर सकता, और जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स है वो भी रुक जाएंगे, उतने टाइम के लिए रुक जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और एक्स्ट्रा का बता दूं, कई बार लेकिन परमिशन लेके वो काम किया जा सकता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मैं संजू हूं और मैं जेल में हूं, लेकिन कोई एक मूवी अटकी हुई है मेरे वजह से, मैं 10 साल की जेल में हूं, तो मूवी 10 साल थोड़ी रोक के रखेंगे। तो कई बार परमिशन लेते हैं हम लोग, और परमिशन लेके वो ठीक से मूवी वगैरह कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद फिर सजा भुगतते हैं। ऐसा भी होता है कभी कभी, ठीक है। फिर एबेंस का मतलब, एबेंस यानी रोक देना, ठीक है। देन हर्ष कुछ बोलना चाह रहे हैं, हैंड रेस किया है। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होते हैं क्या? तो नहीं, हमने ये फर्स्ट चैप्टर में देखा था। टॉर्ट में भी लायबिलिटी होती है, बट इट डज नॉट अराइज फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। आप फर्स्ट चैप्टर में जाके देखो, देखो मैं बताता हूँ। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको जब टॉर्ट समझाया था, तो उस वक्त मैंने बताया था कि बहुत प्रकार से ऑब्लिगेशंस आ सकते हैं, पर हम यहाँ पे वही ऑब्लिगेशंस पढ़ते हैं जो कि एग्रीमेंट के द्वारा अराइज हुए हैं। तो आपको याद होगा, यहाँ पे ये टॉर्ट, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको टॉर्ट समझाया था, पेज नंबर 8 पे आपको दिखेगा लॉ ऑफ टॉर्ट। सो कई बार टॉर्ट होता है, टॉर्ट मीन्स इट इज अ सिविल रॉन्ग, यानी ऐसा कोई कार्य हो गया जो मैं करना नहीं चाहता था बट किसी का नुकसान हो रहा है उसके कारण, ये क्राइम नहीं है। जैसे मैंने बताया कि मैं कुछ तो भी
ठोक पीट कर रहा था और ठोकते ठोकते किसी एक व्यक्ति को लग गया हथौड़ा, तो ऐसे केसेस में वो बेचारे को लग गया लेकिन मैं मारना तो नहीं चाहता था, इट इज अ सिविल रॉन्ग, इट इज नॉट अ क्राइम। तो एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। तो ये गलती से अगर लग गया किसी को, लेकिन यहाँ पे मैं लायबल तो हूं, उसको लग गया मेरे कारण तो मैं उसको भरपाई करके दूंगा। ठीक है। सो माइनर यहाँ पे जिम्मेदार होता है, अगर ऐसी कोई गड़बड़ हुई है उसके हाथ से, तो ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। ऑफ कोर्स उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि माइनर इज नेवर पर्सनली लायबल। तो ऐसा है। और कोई क्वेश्चन? हाँ। 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 वो डिपेंड करेगा, कैंसिल भी हो सकते हैं, जैसे पेरिशेबल नेचर के हैं और 10 तारीख बोला था तो कैंसिल कर दो, आप किसी किसी और को बेच सकते हैं वो चीजें। कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ। देखो, लूसिड इंटरवल मैंने बताया था एक वर्ड, तो लूसिड इंटरवल का मतलब है व्हेन द पर्सन इज नॉर्मल। ठीक है। देन क्वेश्चंस में मैंने जो आपको बताया हूँ, सेक्शन 68 पे क्वेश्चन है कि ल्यूनेटिक की वाइफ को अगर ज्वेलरी सेट, डायमंड सेट दिया है तो क्या रिकवर किया जा सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि डायमंड सेट इज नॉट अ आइटम ऑफ नेसेसिटी, इट इज अ लग्जरी। ठीक है। फिर सेकेंड वाला भी उसी के ऊपर क्वेश्चन है, नेसेसिटीज वाला। इनफैक्ट यहाँ पे चारों क्वेश्चन आपको उसी प्रकार के दिख रहे हैं, तो चारों जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसी प्रकार के दिख रहे हैं। बाकी इसके अलावा थेरोटिकल क्वेश्चंस भी है और एमसीक्यूज वगैरह भी सॉल्व करो आप। भले एमसीक्यू आपको एग्जाम में नहीं पूछने वाले हैं, आपका एग्जाम पूरा डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, बट स्टिल एमसीक्यूज आपने सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है, आपको समझ में आएगा कि आपको चीजें समझी है या नहीं समझी। ठीक है। सो यहाँ पे भी लिख के देखो, यही वाला फर्स्ट वाला आंसर लिख के देखो, ये होमवर्क ले लो, खुद की तरफ से लिखो। प्रोविजंस में क्या लिखोगे? सेक्शन 68, when a person incompetent to enter into a contract or anyone whom he is legally bound to support, ये भी लिखना पड़ेगा आपको, या or anyone who is dependent on him। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके एग्जैक्ट वर्ड्स वैसे ही आए जैसा सेक्शन 68 में, बट मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जो सेक्शन 68 बोल रहा है वो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, विदाउट चेंजिंग इट्स क्रक्स, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। ठीक है। सो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ सेक्शन 68 लिखना है। अ पर्सन when necessaries are supplied to any person who is incompetent to enter into a contract or to anyone whom he is legally bound to support, then such supplier can claim from the property of such incapable person. However, this rule applies only to necessities and not to the items of luxuries. Of course, necessity would depend upon the socio-cultural status of the person. लेकिन यहाँ पे डायमंड सेट तो किसी के लिए भी नेसेसिटीज नहीं हो सकती, तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा इन दिस केस नथिंग कैन बी रिकवर्ड बिकॉज डायमंड सेट इज नॉट एन आइटम ऑफ नेसेसिटी। ठीक है। अगर ये सारी लिखा होता तो क्या करते आप? तो आप अज्यूम करो, एग्जाम में अगर साड़ी आ गया यहाँ पे कि ल्यूनेटिक की वाइफ है उसको साड़ी दिया गया है, तो आपको यहाँ पे अज्यूम करना चाहिए कि अज्यूमिंग दैट साड़ी इज इन द नेचर ऑफ नेसेसिटी। क्योंकि देखो, दोनों हो सकती है, साड़ी दोनों प्रकार की हो सकती है, 2 लाख की साड़ी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि 200 रुपए 300 रुपए की साड़ी है। सो दोनों प्रकार की हो सकती है, तो अज्यूमिंग दैट इट इज एन आइटम ऑफ नेसेसिटी, तो आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है। और अज्यूम करके फिर आप आंसर लिखोगे, और यही अज्यूम करो कि इट इज नेसेसिटी, क्योंकि जनरली हम रोटी कपड़ा मकान इनको नेसेसिटीज में लाते हैं, हमेशा इनको लग्जरी में अपने आप नहीं लाते। ठीक है। सो नेसेसिटी अज्यूम करो उसको। हाँ, बाकी 2 जनों के और हैंड रेस किए गए हैं। राज तिवारी, बोलिए। मैजिस्ट्रेट मीन्स आप बोल सकते हैं जज, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बोलते हैं इनको। मैजिस्ट्रेट यानी जो कोर्ट के रहते हैं, जेएमएफसी नाम सुना होगा आपने, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। सो मैजिस्ट्रेट मीन्स जज हो सकते हैं। हाँ, श्रावणी कुछ बोलना चाह रहे हैं? लेसन नंबर 3 में जो असाइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट है, उसमें सिर्फ जब इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर ही असाइनिंग ये कर सकते हैं। नहीं, कहीं भी कर सकते हैं। इंश्योरेंस तो मैंने एग्जांपल दिया था, कहीं भी असाइन नहीं हो सकता है।
मेरे को किसी से पैसा लेना था, मैंने आपको असाइन कर दिया कि पैसा मेरे बदले इनको दे देना, तो आप भी रिकवर कर सकते हैं। असाइनी कोई भी हो सकता है। हाँ, वो भी कर सकते हैं आप, वो भी बता सकते हैं उसमें। तो एक्नॉलेजमेंट भी एक प्रकार का असाइनमेंट ही होता है, एक्नॉलेज करना है ना, असाइन कर देना कि हाँ मैं तुमको पैसा दूंगा। चलो, और कोई डाउट? हाँ। हाँ, ट्रस्ट में प्रॉपर्टी होती है। ट्रस्ट का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, देयर शुड बी अ ट्रस्ट प्रॉपर्टी। कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, बट देयर शुड बी अ ट्रस्ट प्रॉपर्टी। जो मैंने ट्रस्ट का कंसेप्ट बताया ना, वही ट्रस्ट का कंसेप्ट इवन बड़े पैमाने पे भी काम करता है। ये एडिशनल बता देता हूं मैं आपको। मैंने आपको ट्रस्ट का कंसेप्ट बताया था। ट्रस्ट में एक प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी रखी जाती है ट्रस्टी के पास, और ट्रस्टी उसको यूज करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ सम पर्सन। ये मैंने प्राइवेट ट्रस्ट का एग्जांपल बताया था। यही जब बड़े पैमाने पे किया जाता है, ये पब्लिक ट्रस्ट हो जाती है। जैसे कि समझो मैंने एक प्रॉपर्टी रखा और उससे जो भी इनकम आ रही है, दैट प्रॉपर्टी कैन बी एनीथिंग। जरूरी नहीं कि एक बिल्डिंग ही रहे, एक लैंड रहे, कुछ भी हो सकती है। ठीक है। सो हो सकता है मैंने एफडी रख दिया, एफडी से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो यूज करेंगे, वो भी हो सकता है। मैंने एक प्रॉपर्टी रखा और उससे इनकम आएगी, वो मैं बोलता हूं कि मैं कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए यूज करूंगा। तो बेनिफिशियरी इज नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन, इट इज फ्रॉम द पब्लिक। सो दिस इज कॉल्ड एज अ पब्लिक ट्रस्ट। सो जब बेनिफिशियरी एक अनआइडेंटिफाइड पर्सन होता है, जनरल पब्लिक में से एक ग्रुप हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक ट्रस्ट। ठीक है। जैसे मैं गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए ट्रस्ट बना रहा हूं, उसमें भी सेम होता है। मैं प्रॉपर्टी रखता हूं एक जगह और उससे आने वाली जो इनकम है वो शेयर की जाती है फॉर द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये ट्रस्ट का ही कंसेप्ट है। ठीक है। ये आपको आगे चल के इनकम टैक्स में भी आएगा। सो फाइनल लेवल पे जब मैं डायरेक्ट टैक्स बताता हूँ, उसमें भी मैं ट्रस्ट का आपको कंसेप्ट बताता हूँ। वहां पे ट्रस्ट का टैक्सेशन होता है आपको, इंटरमीडिएट पे नहीं होता, बट फाइनल लेवल पे आपको ट्रस्ट का कंसेप्ट होता है, ट्रस्ट कैसे होती है, उसका टैक्सेशन कैसे होता है, तो फाइनल में देखेंगे वो। सो और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन हो गए हैं तो हैंड डाउन कर लिया करो। हाँ बोलो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीए एग्जाम्स में ऐसा कुछ नहीं होता कि ये चैप्टर से इतने मार्क्स आएंगे, वो चैप्टर से उतने मार्क्स आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। कहीं से भी कुछ भी आ सकते हैं। हो सकता है कभी आपको पार्टनरशिप पे ज्यादा क्वेश्चन दिख रहे हैं, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिख रहे हैं। उसमें भी फिर आप ये नहीं बोल सकते कि कौन से चैप्टर में कौन से क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है कभी ऑफर एक्सेप्टेंस पे एक भी क्वेश्चन नहीं आए, हो सकता है कभी ऑफर एक्सेप्टेंस पे 3 क्वेश्चन आ जाए। सो ऐसा कुछ नहीं बताया जा सकता। ठीक है। तो सिलेक्टिव स्टडी नहीं होती, सीए एग्जाम्स में आपको पूरा ही पढ़ना पड़ता है। और कोई डाउट है तो पूछ लो। सेकेंड लाइन, सेकेंड सेंटेंस। हाँ। हाँ, वो कर सकता है। वो प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकता विच वेस्ट विद द ऑफिशियल रिसीवर। ये यूज नहीं कर सकता। बट वो कहीं जॉब कर रहा है तो जॉब कर सकता है। उसको घर पे खाने के लिए कुछ मंगाना था तो मंगा सकता है। सो बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकता है वो। सो वो सिर्फ वो असेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जो ऑफिशियल रिसीवर के पास रखे हैं। हाँ, वो बाकी की चीजें कर सकता है। वो जॉब करेगा, उसको घर पे फर्नीचर बनाना था, जॉब किया, पैसा कमाया, फर्नीचर बना लेगा। सो वो कर सकता है वो। हाँ। और कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है, आज की क्लास को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक से चालू करेंगे, फ्री कंसेंट, जिसको बहुत डिफिकल्ट मानते हैं लोग। आप देखेंगे बहुत सारे लोग इसको बहुत यानी छोड़ के चले जाते हैं, जबकि बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। आप इवन देखेंगे यूट्यूब पे मैंने इसका वीडियो डाल के रखा हूँ, उस पर भी आप कमेंट पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, सर इतना डिफिकल्ट टॉपिक आपने अच्छे से समझा दिया, इतने आसानी से कवर कर लिया। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, लोग डिफिकल्ट मानते हैं क्योंकि समझ के नहीं पढ़ते। अगली क्लास भी बिल्कुल मिस मत करो। बिल्कुल समझ समझ के हम आगे बढ़ेंगे और ये भी चैप्टर बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है।
सो चलो आज की क्लास को यहाँ कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।